स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील विषय की गहराई में उतर रहे हैं, नक्सलवाद। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम इसे बाहर से एक न्यूज़ रिपोर्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे इसे खुद नक्सलियों की विचारधारा के चश्मे से समझने की। हमारा मकसद ये जानना है कि वे अपने आंदोलन को कैसे देखते हैं, उसे सही कैसे ठहराते हैं और आखिर आखिर वे हासिल क्या करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास स्रोत के तौर पर द रेड लेंस आइडियोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ नक्सलिज्म दस्तावेज के कुछ अंश हैं। और साफ कर दें, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन करना या किसी पक्ष को सही ठहराना नहीं है। मकसद सिर्फ उस सोच की बनावट को समझना है जो इस पूरे आंदोलन को चला रही है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और शुरुआत उनके सबसे बुनियादी दावे से करते हैं कि वे आतंकवादी या अपराधी नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी है। बिल्कुल। और यही यही इस पूरी चर्चा की नींव है। उनकी नजर में वे कोई अपराध नहीं कर रहे, बल्कि एक जनयुद्ध लड़ रहे हैं। वे मानते हैं कि भारत का मौजूदा ढांचा, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, असल में सिर्फ बड़े पूंजीपतियों, पुराने जमींदारों, खनन कंपनियों और ऊंची जाति के अभिजात वर्ग की रक्षा के लिए बना है। उनका सीधा आरोप है कि ये संवैधानिक व्यवस्था भारत के सबसे गरीब, सबसे शोषित तबके, खासकर आदिवासियों को न्याय देने में पूरी तरह नाकाम रही है। तो उनका मूल तर्क ये है कि सिस्टम ही सड़ चुका है, अन्यायपूर्ण है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। इस दावे के आधार पर वे भारतीय राज्य यानी इंडियन स्टेट को देखते कैसे हैं? तो देखिए, उनकी विचारधारा के बिल्कुल सेंटर में एक खास शब्द है जो उनकी पूरी सोच को परिभाषित करता है। वे मानते हैं कि भारत एक अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध सामंती यानी सेमी कॉलोनियल, सेमी फ्यूडलिस्टिक राज्य है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। अर्ध सामंती का मतलब तो शायद ये हुआ कि उनके मुताबिक गांव में आज भी जमींदारों वाला शोषण चल रहा है, जहां किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है और उन्हें अपनी मेहनत का सही हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन ये अर्ध औपनिवेशिक का क्या मतलब है? क्या वो ये कह रहे हैं कि भारत आज भी गुलाम है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका तर्क है कि राजनीतिक तौर पर हम भले ही 1947 में आजाद हो गए, लेकिन आर्थिक तौर पर हम आज भी गुलाम हैं। देश की बड़ी नीतियां, खासकर आर्थिक नीतियां, आज भी विदेशी कंपनियों या वैश्विक पूंजीवाद के दबाव में बनती हैं, न कि भारत के आम लोगों के भले के लिए। और इसी तर्क को वे आदिवासी इलाकों पर लागू करते हैं, जिन्हें वे आंतरिक उपनिवेश यानी इंटरनल कॉलोनीज कहते हैं। आंतरिक उपनिवेश? हाँ, जैसे अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे, वैसे ही आज देश की सरकार और कंपनियां आदिवासी इलाकों से खनिज और जंगल लूट रही हैं और बदले में वहां के लोगों को सिर्फ विस्थापन और गरीबी मिल रही है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मतलब वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बस एक दिखावा है, कि हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। अगर सिस्टम इतना ही खराब है, तो फिर चुनाव लड़कर शांतिपूर्ण विरोध करके इसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहीं पर उनकी विचारधारा सबसे कट्टर हो जाती है। वे संसदीय लोकतंत्र को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि ये पूरा सिस्टम एक धोखा है, एक सेफ्टी वॉल्व है जो गरीबों के गुस्से को बाहर निकलने का एक झूठा रास्ता दिखाता है, ताकि असली क्रांति ना हो सके। वो ऐसा क्यों मानते हैं? मतलब इसके लिए क्या तर्क देते हैं? वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला, चुनाव। वे कहते हैं कि चुनाव पैसे और बाहुबल से जीते जाते हैं। एक गरीब आदिवासी या किसान कभी करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा, अदालतें। दस्तावेज एक केस का जिक्र करता है जहां एक आदिवासी समुदाय ने एक खनन कंपनी के खिलाफ अपनी जमीन बचाने के लिए 20 साल तक केस लड़ा। 20 साल? हाँ, 20 साल। और अंत में फैसला कंपनी के हक में आया। उनकी नजर में ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम का डिजाइन है। वे इसे सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि न्याय अमीरों के लिए ही बना है। तीसरा, पुलिस और सेना। वे ने जनता का रक्षक नहीं, बल्कि कॉरपोरेट हितों का रक्षक मानते हैं, जो कंपनियों को खदानें चलाने में मदद करती है, भले ही इसके लिए गांवों को क्यों न उजाड़ना पड़े। तो इन सब तर्कों के आधार पर वो एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं। हाँ, कि शांतिपूर्ण विरोध से कभी भी वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन होता है, तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है, या नेताओं को खरीद लिया जाता है, या फिर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलती हैं। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है, सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत और अपने फायदे आसानी से नहीं छोड़ते। और इसी तर्क की सीढ़ी चढ़कर वे उस नतीजे पर पहुंचते हैं जो उनके आंदोलन का आधार है। सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र समाधान है। ठीक है,
तो अगर उनकी नज़र में चुनाव, अदालतें और प्रदर्शन सब रास्ते बंद हैं, तो फिर जाहिर है कि वे किसी और रास्ते के बारे में सोचेंगे। यहीं से शायद सशस्त्र क्रांति की बात शुरू होती है। ये विचार अचानक तो आया नहीं होगा, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें हैं 1967 के पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में। ये वो दौर था जब पूरे देश में जमीनी असमानता अपने चरम पर थी। नक्सलबाड़ी में गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों ने, जिनमें ज्यादातर आदिवासी थे, स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। नक्सली विचारधारा इस घटना को एक ऐतिहासिक क्षण मानती है, जब भारतीय किसानों ने सदियों के शोषण के खिलाफ पहली बार हथियार उठाए। यह आंदोलन उस समय मौत से तुंग की चीनी क्रांति से बहुत प्रेरित था, जहां किसानों ने क्रांति में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मतलब जमीन का सवाल तब भी केंद्र में था और आज भी है? सबसे अहम उनका एक ही नारा है, जमीन जोतने वाले की है। उनका तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से जमींदारों ने जातिगत सत्ता और हिंसा के जरिए जमीन पर कब्जा किया है। वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद सरकार ने जो भूमि सुधार कानून बनाए, वे या तो दिखावा थे या उन्हें कभी ठीक से लागू ही नहीं किया गया। इसलिए वो मानते हैं कि जमीन को बंदूक के बल पर ही वापस लिया जा सकता है। लेकिन आज जब हम नक्सलवाद के बारे में सुनते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के किसानों से ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के आदिवासियों से जुड़ा हुआ लगता है। ये बदलाव कैसे आया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही आज के नक्सलवाद का सच है। 90 के दशक के बाद जब भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, तो मध्य भारत के खनिज संपन्न आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाएं शुरू हुईं। नक्सलियों ने इस मौके को पहचाना। वे तर्क देते हैं कि आदिवासियों को विकास के नाम पर उनकी पुरखों की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उनके जंगल और पहाड़ छीने जा रहे हैं और उन्हें न उचित मुआवजा मिलता है, न रोजगार। उनकी विचारधारा के मुताबिक सरकार और कॉरपोरेट जगत आदिवासियों को विकास की राह में एक बाधा के तौर पर देखते हैं। और यहीं पर वे खुद को उनके रक्षक के तौर पर पेश करते हैं। बिल्कुल। वे कहते हैं कि हम आपके जल, जंगल, जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो आदिवासियों की भाषा, उनकी संस्कृति और उनके आत्मसम्मान की रक्षा की बात करते हैं। यही वजह है कि आदिवासी इलाकों में उन्हें समर्थन का एक आधार मिला, क्योंकि वे उस आवाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं जिसे दिल्ली में कोई नहीं सुनता। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे समझना शायद सबसे मुश्किल है। विचारधारा की बात तो ठीक है, लेकिन वे हिंसा को, लोगों की हत्याओं को कैसे सही ठहराते हैं? उनकी दलील सिर्फ एक शब्द पर टिकी है, आत्मरक्षा। आत्मरक्षा? हाँ, वे कहते हैं कि हिंसा की शुरुआत राज्य करता है। पुलिस की फायरिंग, फर्जी मुठभेड़, गांवों में तलाशी के नाम पर अत्याचार, महिलाओं से बदसलूकी। इसलिए उनका सशस्त्र प्रतिरोध केवल उस राजकीय हिंसा की प्रतिक्रिया है, आत्मरक्षा है। वे मानते हैं कि एक सशस्त्र राज्य के खिलाफ शांतिपूर्ण क्रांति एक मजाक है। इस पूरी रणनीति को वे लंबा चलने वाला जनयुद्ध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर कहा जाता है। ये माओ की रणनीति से लिया गया विचार है। तो इस जन युद्ध में असल में होता क्या है? जमीन पर ये कैसा दिखता है? इसमें कई रणनीतियां शामिल हैं। पहली, गुरिल्ला युद्ध, जिसमें छोटे छोटे दस्ते सुरक्षा बलों पर छिपकर हमला करते हैं और फिर जंगलों में गायब हो जाते हैं। दूसरी, राज्य सत्ता के प्रतीकों को नष्ट करना, जैसे पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर, सड़कें और रेलवे लाइनें। उनका मकसद राज्य के नियंत्रण को कमजोर करना होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में मुक्त क्षेत्र यानी लिबरेटेड जोन्स स्थापित करना। मुक्त क्षेत्र? इसका क्या मतलब है? इसे आप एक तरह का मिनी स्टेट समझ सकते हैं, जहां भारत सरकार का कोई कानून नहीं चलता, बल्कि उनके अपने नियम और अपनी अदालतें होती हैं। इन इलाकों में वे पूरी तरह से समानांतर सरकार चलाते हैं। इसी तर्क के तहत वे पुलिस और सेना को उत्पीड़न के औजार और कॉरपोरेट लूट के रक्षक मानते हैं। इसलिए उनकी नजर में सुरक्षा बलों पर हमले आतंकवाद नहीं, बल्कि युद्ध की वैध कार्रवाई है। आपने समानांतर सरकार की बात की, जिसे वे जनताना सरकार कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक नारा है या जमीन पर इसका कोई असल ढांचा भी है? दस्तावेज इसके काम करने के तरीके के बारे में क्या बताता है? हाँ, दस्तावेज के मुताबिक इसका एक पूरा ढांचा है और यही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण भी है। वे जन अदालतें लगाते हैं, जहां जमीनी विवादों, पारिवारिक झगड़ों या चोरी जैसे मामलों का निपटारा हफ्तों में होता है, सालों में नहीं, जैसा कि हमारी न्याय व्यवस्था में होता है। वे एक उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने एक ठेकेदार को गांव वालों के रोके हुए मजदूरी के पैसे देने पर मजबूर किया। बेशक ये सब बंदूक के दम पर होता है,
लेकिन उनका दावा है कि ये उस सरकारी व्यवस्था से बेहतर है जहां एक आदिवासी की दशकों तक कोई सुनवाई ही नहीं होती। और विकास के बारे में उनका क्या सोचना है? क्या वे स्कूल, सड़कें, अस्पताल इन सब के खिलाफ हैं? अच्छा। जो स्कूल खोले जाते हैं वे हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से दूर करने और सरकारी विचारधारा सिखाने के लिए हैं। वे कहते हैं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो समुदाय द्वारा नियंत्रित हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और जिसका मकसद मुनाफा कमाना ना हो बल्कि लोगों की जरूरतें पूरी करना हो। तो इस पूरी लड़ाई का, इस पूरी विचारधारा का अंत कहाँ है? उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक बेहतर व्यवस्था बनाना या कुछ और? उनका अंतिम और स्पष्ट लक्ष्य बहुत बड़ा है। पहला, भारतीय राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना। वे इसे एक पूंजीवादी राज्य मानते हैं जिसे नष्ट करना जरूरी है। दूसरा, पूंजीवाद और सामंतवाद को जड़ से मिटाना। और अंत में इन सबको हटाकर एक ऐसे कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना जहां कोई जाति नहीं होगी, कोई वर्ग नहीं होगा और किसी भी तरह का आर्थिक शोषण नहीं होगा। वे खुद को कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ की विचारधारा की मशाल को आगे बढ़ाने वाला मानते हैं और उनका अटूट विश्वास है कि ये क्रांति होकर रहेगी, ये ऐतिहासिक रूप से अवश्यंभावी है। और इस प्रक्रिया में जो इतनी जाने जाती हैं, इतनी पीड़ा होती है दोनों तरफ के लोगों को, उसके बारे में वे क्या सोचते हैं? जब मौतों और पीड़ा की बात आती है तो वे इसे क्रांति के लिए आवश्यक बलिदान मानते हैं। उनकी विचारधारा के चश्मे से ये एक युद्ध है और युद्ध में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। वो तर्क देते हैं कि कुछ हजार लोगों की अल्पकालिक पीड़ा करोड़ों लोगों की दीर्घकालिक मुक्ति के लिए जरूरी है। उनके लिए मुठभेड़ में मारे गए कैडर आतंकवादी नहीं बल्कि जनता के मकसद के शहीद हैं। वे शहादत का बहुत सम्मान करते हैं और ऐसे आंदोलन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। तो आज हमने नक्सलवादी विचारधारा की उस आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश की जिसे हम अक्सर बाहर से नहीं देख पाते। एक ऐसी सोच जो मानती है कि मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और नाकाबिले सुधार है, जहां सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचा है और जिसका अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन, राज्यविहीन कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना है। और ये दोहराना जरूरी है कि इस दृष्टिकोण को समझना इस संघर्ष को सुलझाने की दिशा में काम करने वाले नीति निर्माताओं, पत्रकारों या शोधकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं है, बल्कि एक जटिल समस्या की जड़ों को समझने का एक विश्लेषणात्मक प्रयास है कि आखिर कौन सी परिस्थितियां और कौन सी सोच लोगों को इस रास्ते पर ले जाती हैं। इस पूरी विचारधारा को समझने के बाद एक सवाल सोचना जरूरी हो जाता है। अगर वे खुद को आदिवासियों का एकमात्र रक्षक मानते हैं, तो फिर जमीनी हकीकत में ऐसा क्यों है कि कई आदिवासी समुदाय एक ही समय पर उनसे समर्थन भी करते हैं और उनसे डरते भी हैं? शायद इस विरोधाभास में ही इस संघर्ष की असली जटिलता छिपी है।